सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सन 2017 के पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अति लघु सेक्शन और वस्तुनिष्ठ सेक्शन का सॉल्यूशन कराया था। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इसके अलावा सन 2016 के भी सभी प्रश्न पत्र के हल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि निर्देशन के कितने प्रकार हैं, सविस्तार समझाइए। तो पैटरसन जो है इन्होंने निर्देशन को जो है वो 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पहला हमारा शैक्षिक निर्देशन यानी कि शिक्षा पर आधारित, दूसरा है हमारा व्यवसायिक निर्देशन यानी कि व्यवसाय यानी कि रोजगार पर आधारित, तीसरा है हमारा व्यक्तिगत निर्देशन यानी कि इंडिविजुअल आधारित, और चौथा है हमारा स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, और पांचवा लास्ट है हमारा आर्थिक निर्देशन यानी कि पैसे से रिलेटेड। तो ये सारी जो है वो निर्देशन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। सेपरेट वीडियोस में हम इनके अंतर्गत भी बात कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं आगे बात करें तो कप्पू एवं कीफोवर जो हैं इन्होंने भी निर्देशन के 5 प्रकार जो है वो बताए हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है हमारा शिक्षा संबंधी निर्देशन, दूसरा है हमारा व्यवसायिक निर्देशन, तीसरा है हमारा मनोरंजनात्मक निर्देशन, चौथा है हमारा स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, और पांचवा है हमारा नागरिक, सामाजिक तथा नैतिक निर्देशन। जो हमने इससे पहले वाले 5 पॉइंट देखे, लगभग वही पॉइंट हैं, बस थोड़ा सा जैसे हम सिनोनिम्स पढ़ते हैं वही कह सकते हैं, समानार्थी शब्द के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो उपयुक्त में जो है केवल 2 जो है वो शैक्षिक निर्देशन और व्यवसायिक निर्देशन जो है वो अधिक प्रचलित हैं, यानी कि कह सकते हैं अधिक रूप जो है इन्हीं दोनों का देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं। नैदानिक परामर्श की बात करें तो समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक या संकटकालीन परामर्श से ज़्यादा कीमती एवं लाभदायक होता है। बात कर रहे हैं हम नैदानिक परामर्श की। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्श जो दाता है पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्शग्राही वो होता है जिसको परामर्श दी जाती है, उसकी जो है संभावित जो कठिनाइयाँ हैं या परेशानियाँ हैं उनसे बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके, यानी कि उससे होने वाली परेशानियाँ या जो कठिनाइयाँ तो उसे जो है वो पहले से ही उन कठिनाइयों या परेशानियों से दूर रखा जा सके। आगे बात करें तो विद्यार्थियों का स्वास्थ्य जो है वो ठीक बना रहे, वे निरोग तथा बलशाली बने रहें, उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण भी ठीक प्रकार चलता रहे, वे ठीक व्यवसाय का चुनाव करके अपने व्यवसाय में भी जो है वो सफलता प्राप्त कर सके, यानी कि व्यवसायिक को भी जो है जोड़कर नैदानिक परामर्श में बताया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं नैदानिक परामर्श को जो है वो व्यवसाय से जोड़कर भी बताया गया है। इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगत, बुरी आदतों तथा व्यवहारगत समस्याओं या व्यक्तित्व विकारों से भी ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि मनोविज्ञान शाला के प्रमुख कार्य लिखिए। मनोविज्ञान शाला से रिलेटेड हम सेपरेट वीडियोस में बात कर चुके हैं। बात करते हैं इसके कार्यों की। तो पहला हमारा पॉइंट है विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श देना। दूसरा है हमारा शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को जो है वो समझाने की क्षमता का विकास करना, या कह सकते हैं उनका जो संज्ञानात्मक स्तर है उसको बढ़ाना। तीसरा हमारा पॉइंट है शिक्षकों के लिए उपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान करना। चौथा हमारा पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना, जिससे कि शिक्षक और जो प्रशिक्षक हैं वो प्रशिक्षित हो सकें और जो निर्देशन का कार्य है वो भी जो है वो सही ढंग से कर पाएँ। पाँचवा लास्ट पॉइंट है हमारा सेवा आयोजकों के चयन में मनोवैज्ञानिक परामर्श व सहायता देना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। बुद्धि लब्धि बराबर जो है, और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में नोटिस करेंगे शारीरिक आयु ही दे रखी है, मानसिक आयु नहीं दे रखी है, तो थोड़ा सा ये देखिए क्वेश्चन भी अच्छा हमारा हो जाता है। फॉर्मूला होता है हमारा बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और देखिए नीचे लिखा है चूंकि मानसिक आयु ज्ञात नहीं है अतः मानसिक आयु को भी जो है वो वास्तविक आयु ही माना गया है। फॉर्मूले में हम मानसिक आयु की जगह 10 रख देंगे, वास्तविक आयु की जगह भी 10 रख देंगे और गुणे 100 की जगह गुणे 100। इस 10 से इस 100 को काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 100 हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि अस्थिबाधित जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। अस्थिबाधित यानी कि अस्थियों यानी कि हड्डियों से रिलेटेड किसी प्रकार का उनके अंतर्गत दोष है। बात करें इसके बारे में तो अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। भारत में श्रवण उद्दीपन ही जो है वो शिक्षण का आधार है। अस्थिबाधित बच्चों के लिए खेल विधि, आगमन व निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि व किंडरगार्टन विधि, डॉल्टन विधि, इकाई योजना विधि द्वारा शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। ये सभी विधियां जो है हमारी सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में थी भी। अगर वहां आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इनके जो दाता थे यानी कि जैसे किंडरगार्टन फ्रोबेल निधि थी तो वो भी सभी आपको जो है वो पता होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है। समस्यात्मक बच्चों की बात करें तो समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से जो है वो असाधारण होता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉइंट लिखा है और इसी एक लाइन से जो है आप पूरा जो है वो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और वह अपने व्यक्तित्व के लिए जो है वो समस्या बन जाता है। जैसे कि चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, क्रोधी, झगड़ालू, कायरता, बेचैनी इत्यादि, ये सभी जो है वो समस्यात्मक व्यवहार को जो है वो दर्शाते हैं। रिचार्ड एल हेंडरसन ने जो है वो विभिन्न समस्यात्मक जो व्यवहार हैं उसके 36 लक्षणों की सूची बनाई थी जिसमें अध्यापकों को गंभीर तथा अति गंभीर लक्षणों को जो है वो छांटना था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कि परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र बताइए। परामर्श की आवश्यकता की बात करें तो यह जो है वो व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है छात्रों को सही निर्णय लेने में सहायता देता है। तीसरा है कि छात्रों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। चौथा है हमारा व्यक्तियों में सद्भाव पैदा करता है। पांचवा है हमारा शिक्षा अधिकारियों को पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा भी इसी से मिलती है। तो ये सभी जो है वो इसकी आवश्यकता को दर्शाता है। सेपरेट वीडियोस में सेम चीज़ हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन सहित बात कर चुके हैं इसलिए हम ज़्यादा जो है यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बात करें क्षेत्र की कि परामर्श के क्षेत्र क्या क्या होते हैं तो पहला हमारा मनोवैज्ञानिक परामर्श, दूसरा हमारा होता है नैदानिक परामर्श जो कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में जाना, तीसरा है हमारा मनोचिकित्सात्मक परामर्श, चौथा है हमारा वैवाहिक परामर्श, पांचवा है हमारा शैक्षिक परामर्श, छठा है हमारा व्यावसायिक परामर्श, सातवां है हमारा व्यक्तित्व परामर्श और आठवां लास्ट है हमारा स्थानापन्न परामर्श। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा धीमी गति से सीखने के कौन से कारण होते हैं। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताओं या कह सकते हैं कारण की बात करें तो पहला है हमारा आर्थिक परिस्थिति या कह सकते हैं गरीबी हो सकती है। दूसरा है हमारा परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर हो सकता है। अब मानसिक स्तर जो है वो परिवार के जो लोग हैं उनका है तो वंशानुक्रम का अगर प्रभाव अगर पड़ रहा है बच्चों पर तो कहीं ना कहीं धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे हैं उसके अंतर्गत या उनकी श्रेणी के अंतर्गत भी वो बच्चा आ जाएगा। तीसरा है हमारा संवेगात्मक घटक। कुछ बच्चे होते हैं जिनका संवेगात्मक विकास उतनी तीव्र गति से नहीं होता है तो हम कह सकते हैं संवेगात्मक घटक हो जाएगा। चौथा है हमारा व्यक्तिगत घटक। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 की प्रतिभाशाली बच्चों की जो है वो पहचान कैसे की जाती है। तो बात करें प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में तो हमारे देश में प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या कुल संख्या का लगभग 10% होता है। इनकी पहचान के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है हमारा संचयी अभिलेख पत्र, दूसरा है हमारा साक्षात्कार, तीसरा है हमारा उपलब्धि परीक्षण, चौथा है हमारा बुद्धि परीक्षण, पांचवा है हमारा अभिभावकों के विचार, छठा है हमारा सृजनात्मक परीक्षण और सातवां और लास्ट है हमारा अभिक्षमता परीक्षण। हमारे देश में राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए मुख्य रूप से उपलब्धि अथवा बुद्धि परीक्षण के ही प्रयोग किए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण जो कि पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा और चौथे नंबर पर बुद्धि परीक्षण जो कि इसमें हमने देखा। तो यही दोनों मुख्यतः जो है वो उपयोग में आते हैं। बात करते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की कि परामर्श के प्रकार लिखिए। तो परामर्श के प्रकार की बात करें तो पहला हो जाएगा निर्देशीय परामर्श, दूसरा हो जाएगा अनिर्देशीय परामर्श और तीसरा हो जाएगा हमारा संग्रही परामर्श। तो इसी के साथ हमारे सेट के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।